Please subscribe to Systematic Concepts channel and press the bell icon to get the notification of my video regularly. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के लिए हम लेंगे न्यू आइडियाज़ एंड रिलीजन्स एंड फिलॉसफीज़ जो कि लेटर वैदिक एज के बाद भारत में देखी गई थी। कितने नए धर्म, नए विचार और नए दर्शन भारत में आए जिससे कि हम नए आइडियाज़ से परिचित हो पाए। तो ये टॉपिक छोटी 10th क्लास 6th क्लास में से लेकर बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक यूज़फुल है और इसमें हम नए वॉइस ओवर को इस वीडियो में एक्सपेरिमेंट करेंगे। आई होप यू लाइक इट एंड इफ़ यू लाइक इट राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन यह उठता है कि ये नए रिलीजन और आइडियाज़ की इमर्ज का क्या रीज़न हुआ। इसका आंसर जानने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। हम जानेंगे पहले वैदिक एज के बारे में। वैदिक एज वो एज थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आई थी अराउंड 1500 BCE। इसके अंदर ना दो पार्ट्स होते थे वैदिक एज में, एक था लेटर वैदिक पीरियड और एक अर्ली वैदिक पीरियड। अब मैं सबसे पहले इसका कॉज बताऊंगी कि अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में एक डिफरेंस था, बहुत कॉमन था। वो था कि कास्ट सिस्टम। अर्ली वैदिक पीरियड में जो कास्ट सिस्टम था उसको वर्ना सिस्टम बोलते थे और उसके अंदर आप खुद ही अपना जो पीपल थे वो खुद अपना चूज़ करते थे, अपना लाइफस्टाइल, अपना काम। अब लेटर वैदिक पीरियड में इसी वर्ना सिस्टम को एक कास्ट सिस्टम में चेंज कर दिया। मतलब जो ब्राह्मण्स थे और वैश्यास थे वो टॉप क्लास में चले गए और शूद्रास और क्षत्रियास जो थे वो लोअर क्लास में चले गए और अपने आप को वो खुद से अपना काम नहीं चूज़ कर पा रहे थे, जो अनफेयर लगा था बहुत सारे लोगों को। अब जैसे कि एक शूद्रा का बेटा शूद्रा ही बनेगा, एक जैसे कॉबलर का, पर उसको बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है वो, तो वो ब्राह्मण बनना चाहता है पर वो नहीं बन सकता, वो सिर्फ और सिर्फ कॉबलर ही बनेगा। अब इन सारे जितने भी आइडियाज़ थे इसमें एक वर्ड आ रहा है जो है महाजनपदा, जिसका मतलब हम जानेंगे वो है कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। जो जियोग्राफिकल एरियाज़ थे छोटे छोटे उनको हम जनाज़ बोलते थे। अब वो जो जनाज़ थे वो बहुत सारे होने के कारण वो एक का जो राजा, एक का जो लीडर होता था वो दूसरे से लड़ के उसके ऊपर कब्जा कर लेता था और अपना बना लेता था, टेरिटोरी उसके अंदर चला जाता था। अब ये बड़ा हो जाता था जिसमें हम बोल देते थे इसको जनपदास। अब बहुत सारे जनपदास के होते हुए एक जनपदा दूसरे जनपदा से लड़कर और ऐसे लड़ाई करने से वो एक बहुत बड़ा बन जाता था जिसमें हम बोलते थे महाजनपदास। अब इन्हीं जनपदास और जनपदास के बीच की जो लड़ाई होती थी, महाजनपदास में भी जो स्ट्रगल्स आते थे, कॉन्फ्लिक्ट्स आते थे पॉलिटिकल और सोशल में, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे थिंकर्स ने अपने नए आइडियाज़ को सोसाइटी में स्प्रेड करना शुरू किया। अब ग्रोथ की, नई आइडियाज़ की ग्रोथ का बहुत ही मेन कॉज जो था वो थे 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है इनफ्लेक्सिबल कास्ट सिस्टम। अभी हमने बताया कि कास्ट सिस्टम था, उसी के बारे में हम जानेंगे कि रिजिड कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम था वो ना बहुत बड़े नंबर पर लोगों को डिससेटिस्फाई कर रहा था सोसाइटी में। अब पीपल को क्या चाहिए थी कि पीपल को अच्छी ट्रीटमेंट, बेटर ट्रीटमेंट चाहिए थी और फ्रीडम, एक फ्रीडम चाहिए थी अपने काम को, अपनी लाइफस्टाइल को चूज़ करने के लिए। ऑर्थोडॉक्सल रिचुअल्स, बहुत सारे रिचुअल्स की जो प्रैक्टिसेस होते थे वो बढ़ गई, कम्प्लेक्स बन गई और एक्सपेंसिव हो गई, जो पीपल के लिए डिफ़िकल्ट, मतलब बहुत दिक्कत आने लगी लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए। उनको लोअर कास्ट के लोगों को उनको प्रैक्टिस करने में बहुत दिक्कत आने लगी थी। अब आए नेक्स्ट पर, वो है अर्बन डेवलपमेंट। जो नई डेवलपमेंट्स आई सिटीज़ और टाउन्स की, और जो ट्रेडर ग्रुप था, वैश्यास थे, वो अमीर होने लगे। अभी अमीर हो रहे थे तो इसका मतलब हुआ कि उनको कंट्रोल और ज़्यादा चाहिए था, क्योंकि वो अब एक रूलिंग क्लास के अंदर कैटेगराइज होने लगे थे, अपर टॉप क्लासेस में कैटेगराइज होने लगे थे। तो उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल और चाहिए था, जिसके कारण जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको लगा कि ये तो बहुत बुरी बात है, हम भी तो ज़्यादा मेहनत करते हैं, हम तो भी इतनी मेहनत करते हैं, ये तो बहुत अनफेयर हुआ कि हमारे साथ भी ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो इसी से हम लोगों के नए आइडियाज़ की कॉज हुई। और एक लास्ट पॉइंट है लिमिटेशंस, जो कॉजेज़ हुए थे, लिमिटेशंस बनी थी लैंग्वेज पे।
जैसे आपको पता, मैं बता देती हूँ कि कॉमन पीपल जो लोअर क्लास के थे वो सिर्फ पाली बोलते थे। उनको ना संस्कृत आती थी, वो ना पढ़ सकते थे, ना बोल सकते थे, ना लिख सकते थे। और जो जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट थे वो सारे संस्कृत में लिखे होते थे। जो कॉमन पीपल बोल नहीं सकते ना पढ़ सकते थे, तो इसके लिए उनको बहुत अनफेयर लगने लगा कि हम भी गॉड में बिलीव करते हैं, हमको भी रिचुअल्स को पढ़ना आना चाहिए। और वो जैसे मैंने पहले भी बताया कि बहुत एक्सपेंसिव हो गए थे, जिसके कारण वो उसको नहीं पढ़ पा रहे थे और ज़्यादातर तो लोग अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे थे। तो इसी से हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। इतना ही है इस स्लाइड में। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में रीड किया था कि न्यू फिलोसफिकल और रिलीजियस आइडियाज़ की ग्रोथ हो रही थी। तो अब उन फिलोसफिकल जो नए फिलोसफिकीज थे उनके हम लोग सोर्सेज को पढ़ते हैं। उनके 3 सोर्सेज हैं जो है द उपनिषदास, बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट। सबसे पहले आता है उपनिषदास। उपनिषदास का जो मतलब होता है वो सिंपल अगर हम बोलें तो वो होता है कि आना और अपने गुरु के पास बैठ के उनसे आप बात करना। उपा का मतलब होता है नियर, नी का मतलब होता है डाउन और शदास का मतलब होता है सिट। इसको ऐसे हम पढ़ें कि जैसे नियर, डाउन, सिट, इसमें हम लोगों को कुछ मतलब नहीं आ रहा, पर हम ऐसे अरेंज करके बोल सकते हैं सिट, डाउन, नियर और गुरु। तो ये हुआ। और उपनिषदास कंटेन क्या करते हैं, वो एक बुक है तो वो कंटेन क्या करते हैं, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में जो कॉन्वर्सेशंस होती है ना वो उसके अंदर कंटेन्ड है। और ये ना पाली लैंग्वेज में लिखी गई है क्योंकि कॉमन पीपल की भी एक लैंग्वेज है, क्योंकि वो संस्कृत को ना पढ़ सकते हैं और ना रीड कर सकते हैं, उनको ये भी अंडरस्टैंड हो सके ये, इसलिए ये पाली में लिखी गई है। और उपनिषदास में मेन स्कॉलर्स, एक वुमेन स्कॉलर जो 2 उपनिषदास में भी मेंशन्ड हैं वो है गार्गी और मैत्री। इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पीरियड में वुमेन्स को भी वो एक अधिकार दे दिया था वो एजुकेशन में, और वो ज़्यादा हाई भी हो गई थी एजुकेशन में क्योंकि उपनिषदास में उनका नाम आया है। उपनिषदास ना एक फिलोसफिकल है, रिलीजियस टेक्स्ट है, वो भी किसके, हिंदुइज्म के, जिसको हम और नामों से जानते हैं सनातन धर्मा, जिसका मतलब होता है एक्सटर्नल ऑर्डर या फिर एक्सटर्नल पाथ, जो डेवलप करता है और हमें समझाता है कि जो एक रिलीजन के जो बिलीफ और प्रिंसिपल्स थे वो हमें बताकर और समझाता है और डेवलप में बताता है। ये इस स्लाइड में हमने पढ़ा। नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे डिस्कस करते हैं। इस स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं वेदास और उपनिषदास के बीच का डिफरेंस। और सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि वेदास होते क्या हैं। वेदास उपनिषदास की तरह एक बुक थी जो लिखी गई थी बहुत टाइम पहले, लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड के बीच में। इसके 4 टाइप्स होते हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। इसमें से ऋग्वेदा सबसे पुरानी लिखी गई है। अब इसमें हम डिफरेंस जान लेते हैं इन दोनों का, क्योंकि इससे बहुत कन्फ्यूजन होता है। वेदास जो हैं वो एक टाइम पीरियड के बीच में लिखे गए थे जो था 1200 BCE टू 400 BCE, और उपनिषदास लिखे गए थे एक टाइम पीरियड में जो था 700 टू 400 BCE। तो वेदास जो हैं वो उपनिषदास से पुराने हैं, हमें ये पता चल रहा है। अब हम लोगों ने टाइम पीरियड तो जान लिया। अब हम पढ़ते हैं कि ये किस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करते थे। इन दोनों के बुक का जो मोटिव था वो क्या था। वेदास जो थे वो एक रिचुअल्स होते थे, जो प्रैक्टिसेस होती थी रिलीजन को, मतलब जैसे होता था वैसे रिचुअल्स जो होते थे उनके जो डिटेल्स होते हैं, उनके जो यूजेस होते हैं और जो ट्रेडिशंस होते हैं उस पे ज़्यादा वेदास फोकस करते थे। और उपनिषदास जो फोकस करते थे स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, मतलब जो आपकी आत्मा है उसको पीस कैसे मिल सकता है, उसके अंदर उपनिषदास में वो कंटेन है। ये हमने जाना इनका फोकस। अब हम जानते हैं इन दोनों का मतलब। वेदास का मतलब होता है नॉलेज संस्कृत में, और इसको हम बोलते हैं उपाउरुसया, जिसका मतलब होता है, इसको एक और नाम दिया गया है, ये इसका मतलब होता है नॉट ऑफ मैन, मतलब वो मैन का नहीं है। और उपनिषदास 3 वर्ड से बना है, उपा, नि
और शद, जो हमने पहले भी स्लाइड में पढ़ा था। ये एक कॉन्सेप्ट से बना गया है कि आप अपने टीचर के पास जाओ, उनके कदमों के पास बैठ के और उधर बैठ के उनसे शिक्षा पाओ। ये हुआ हमारा थर्ड पॉइंट। अब हम जानेंगे कि वैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में जैसे बताया कि वेदास के 4 टाइप्स होते हैं, 4 बुक्स लिखी गई हैं। वो है ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। और उपनिषदास की 200 बुक्स अभी तक डिस्कवर्ड हो गई हैं और हर एक उपनिषदास वेदास के साथ एसोसिएटेड है। 13 सबसे इंपॉर्टेंट उपनिषदास हैं, वो हैं कथा, केना, ईसा, मुंडका एंड मेनी मोर। तो यही इस स्लाइड में है, हम नेक्स्ट स्लाइड में आगे जानते हैं। पिछली स्लाइड में हमने पढ़ लिया पूरा कि उपनिषदास क्या होते हैं। अब हम लोग पिछली जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इसका एक सेकंड सोर्स होता है, वो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट। अब बुद्धिज़्म में जाने से पहले हम पढ़ते हैं उनके एक महान गुरु गौतम बुद्धा के बारे में। सबसे पहले ये बुद्धा एक टाइटल है, ये वर्ड एक टाइटल है जिसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान तो जो जग गया है। और ये ऐसा नहीं है कि नींद से जग गया, वो एक ऐसा मतलब इसका सेंस ये रखा गया है कि वो जो रियलिटी है वर्ल्ड की, लाइफ की, उससे वो जग गया, उसको वो पता चल गए हैं। जो बुद्धा थे, जो गौतम बुद्धा थे, वो सिद्धार्था गौतम के नाम से नेपाल में लुम्बिनी में पैदा हुए थे। BCE थी 567 BCE। और उन्होंने कोई क्लेम नहीं किया है कि वो एक भगवान है या फिर एक प्रोफेट है। वो एक क्षत्रिय थे पहले और वो एक छोटे से गना के बिलोंगिंग थे जिसका नाम था सख्यागना। वो एक ऐसे ह्यूमन बीइंग थे जो बने थे एनलाइटमेंट, उनको एनलाइटेड हुए थे। उन्होंने समझा था लाइफ को एकदम डीपेस्ट वे में पॉसिबल, पूरी दुनिया का सबसे डीपेस्ट वे में उन्होंने लाइफ को समझा। उन्होंने 49 डेज के लिए एक पीपल ट्री के नीचे बोध गया में, बिहार में मेडिटेशन किया और 30 एज पर उनको एनलाइटमेंट हो गई। गौतम बुद्धा ने अपना सबसे पहला सरमोन दिया था सारनाथ में, वाराणसी के पास में, और उसको नाम दे दिया उन्होंने धर्माचक्र प्रवर्तना, व्हील ऑफ धर्मा। एक ऐसी बात है कि गौतम बुद्धा ना पाली भाषा में पढ़ाया करते थे क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी जो लैंग्वेज है, जो उनकी टीचिंग्स हैं, वो पूरे सारे लोगों को पता चले, ना कि सिर्फ हायर क्लास में अगर वो संस्कृत को पढ़ाते, क्योंकि जैसे पता ही है कॉमन पीपल ना संस्कृत बोल सकते थे ना पढ़ सकते थे। अब उन्हें समझ कैसे आता। तो उनकी जो डेथ हुई वो खुशीनगर में हुई एट द एज ऑफ 80, जो आज के टाइम में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये तो हमने स्लाइड में पढ़ा कि हमने लिखा क्या है। तो मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ कि वो गौतम बुद्धा कैसे बने। तो सिद्धार्था गौतम, जैसे हमने पढ़ा, नेपाल में पैदा हुए थे। राजा रानी के दरबार में, राजा के दरबार में एक गुरु थे। उन्होंने बताया कि ये लड़का आप एक राजा बनेगा इस किंगडम का, नहीं तो वो एक गुरु, एक एस्थेटिक बनेगा। तो राजा कहने लगा कि नहीं, मेरे को कोई गुरु नहीं बनाना, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि उसका जो बेटा है वो किंगडम को संभाले। राजा चाहता था कि वही उसका हेरिडेटरी जो चल रहा था पहले से, वही उसको कंटिन्यू करना था और कोई नहीं चाहिए था उसको। तो उसने उसको हर एक हैप्पीनेस दी, क्योंकि उसने गुरु से पूछा था। तो वो कह रहा था कि उसको अगर रियलिटी पता चलेगी ना लाइफ की, तो वो किंगडम छोड़ देगा। तो इसलिए उसने हर खुशी दी, जो वो मांगता था वो उसको दे देता था। अब वो बड़ा हो गया, अब उन्हें लगने लगा कि ये अब खुश नहीं रहेगा, क्योंकि अब तो ये बड़ा हो गया है। तो उन्होंने उसकी शादी करा दी। उसका एक बेटा भी था। अब क्या हुआ, जो वो रथ सवारी पे जाता करते थे बहुत, तो वो ना रोज़ एक बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकते थे। वो रथ जो चलाने वाला था वो वापस ले आता था उनको उसको आदेश दे रखा था, नहीं तो तुझे हम निकाल देंगे। उसके बच्चे भी थे तो उसको वो सोचते हुए वो नहीं जाता था। अब एक दिन सिद्धार्था ऐसे ही आ गए, उसने कहा कि रथ सवारी निकाल, मेरे को जाना है। फिर वो जाने लगे ना, तो जब वो बाउंड्री आई ना,
तो सिद्धार्था ने रथ वाले से बोला कि तू हमेशा यहीं लाके मुझे पीछे ले जाता है, आज तू आगे लेके चल। अब वो रथ वाला सोचने लगा आगे लेके जाऊंगा तो ये तो राजकुमार है, ये मुझे को निकलवा देगा, नहीं लेके जाऊंगा तो फिर तब भी निकल जाऊंगा मैं, तो इसलिए वो ले ही गया। अब आगे जब वो चला तो उसको बहुत थोड़ा, सिद्धार्था ने देखा कि ये तो मैं यहाँ पे कभी आया ही नहीं हूँ, तो उसने देखा तो उसको ना एक आदमी दिखा जो बूढ़ा था। तो उसने रथ चलाने वाले से पूछा कि क्या मैं भी ऐसा हो जाऊँगा और इसको हुआ क्या है। तो उस रथ वाले ने पूछा हाँ ये बूढ़ा हो गया है और ये हम सब ऐसे बन जाएंगे, हमारी भी उम्र आएगी जिधर हम ऐसे बन जाएंगे। उसने बोला कि चल आगे चल तू। वो पूछता जा रहा था कि पीछे चले, वो कह रहा था आगे चल। फिर आगे जाके उनको एक बीमार आदमी दिखता है। अब वो पूछता है कि हम भी बीमार हो सकते हैं, हमें भी ऐसी हो सकती हैं। कोई जो उनके राज्य के जो गुरु थे, वैश्या, जो उनके जो डॉक्टर्स थे उस किंगडम के, मैं अगर उनसे ट्रीटमेंट लूँ तब भी मेरे को बीमारी हो सकती है। तो उसने कहा हाँ ये तो नेचुरल है, ये तो होगा ही आपको। ठीक है, वो डर गया और फिर आगे चला गया। आगे गया तो उसको एक डेड आदमी दिखा। अब वो कहने लगा कि ये कौन है, ये तो बड़ा आराम से उसके ऊपर लोगों ने इसको उठा रखा है, लेके जा रहे हैं इसको। तो वो कहने लगा ये कोई उठा नहीं रखा है इसको, ये कोई राजा वाजा नहीं है, ये एक मरा हुआ इंसान है। तो वो पूछता है कि मैं भी ऐसा बन जाऊंगा कभी। तो वो कहता है हाँ सब मरेंगे। फिर वो और डर जाता है। फिर वो आगे चलता है तो उसको एक एस्थेटिक दिखता है, एक गुरु दिखता है। तो वो वहाँ जाता है और उससे रथ वाले से पूछता है ये कौन है, ये तो पूरी अपने में ही मस्त मगन है और दुनिया की तो उसको कोई परवाह ही नहीं। तो वो उसको बताता है कि ये एक एस्थेटिक है और ये अपनी शिक्षा देते हुए पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहता है। ठीक, वो उसको देख के थोड़ा सा उसको खुशी होती है। अब वो कहते हैं चल तो पीछे चल। फिर वो वापस वहाँ पे आते हैं कासल में। तो वहाँ पर जब वो आते हैं तो वो सिद्धार्थ ना पूरी रात सो नहीं पाते, वो उसी को सोचते रहते हैं। फिर वो क्या करते हैं, 2-3 दिन के बाद वो एक रात को भाग जाते हैं वहाँ से, अपने बच्चे को, अपनी बीवी को छोड़ के, वो किंगडम को छोड़ के वो भाग जाते हैं। बहुत दिनों तक वो घूमते रहते हैं। फिर बोध गया में बिहार में पीपल ट्री के नीचे उन्होंने मेडिटेशन की 79 डेज। फिर उनको एनलाइटमेंट हुई। उन्होंने अपने पहला सरमॉन भी दिया, टीचिंग्स भी दी और बाकी समय हमने भी अपनी उसमें पढ़ा स्लाइड में। इस स्लाइड में इतना ही, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। In this slide, we're going to learn about Buddhism. In the previous slide, we learned about one of his gurus, Gautam Buddha. So all the teachings of Buddha is in Pali language, which is easily understood by everybody. His teachings are contained in the Four Noble Truths, which is life is suffering. The cause of suffering is craving. The end of suffering comes with an end to craving. There is a path which leads one way from craving and suffering. इसका मतलब हुआ कि जो हमारा जीवन है वो सफरिंग से भरा हुआ है और वो सफरिंग हम ख़त्म कैसे होती है, वो होती है क्रेविंग्स जो हम डिज़ायर करते हैं। और सफरिंग को एंड करने के लिए हमें डिज़ायर्स को एंड करना है। और एक ही ऐसा पाथ है जो हमें क्रेविंग और डिज़ायर को एंड में हम अवे कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं अपनी लाइफ से। इसके अंदर मेंशन किया है द 8-fold पाथ, जो कि है राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंटेंशन। इसका मतलब हुआ कि जैसे जो हम देखते हैं वही हम अपने माइंड में सोचते हैं, जो हम सोचते हैं हम वही बोलते हैं, जैसा हम बोलते हैं हम वैसा ही करते हैं, जैसा करते हैं उससे हमारी लाइफ बनती है, लाइवलीहुड बनता है। जैसे हमारी लाइवलीहुड बनती है हम उसी से एफर्ट्स अपनी लाइफ में करते हैं, उसी से हमारा माइंडफुलनेस होती है और उसी से हम कंटेंट्रेटिंग करते हैं। मतलब जो आप देखो सही देखो, सोचो सही, बोलो सही, करो सही और जीवन भी आप सही जियोगे, एफर्ट्स भी आपके सही, माइंडफुलनेस जो
आपका पूरा टाइम माइंड जिसमें होगा वो भी सही होना चाहिए, और मेडिटेशन जैसे कॉन्ट्रैक्शनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, वो भी हम लोगों को सही करनी चाहिए। ये था इस स्लाइड में। हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इस स्लाइड में हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डेथ के बाद बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे उनका क्या हुआ। तो डेथ के बाद बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे वो 2 सेक्शंस में डिवाइड हो गए। एक थे हिन्यास और एक थे महायानास। हिन्यास थे, वो बिलीव करते थे कि बुद्धा एक उनके प्रीचर हैं, उनके टीचर हैं, एक मतलब उनको एक गुरु की तरह वो मानते थे, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करने लगे थे। और महायानास ये थे जो मानते थे कि बुद्धा एक भगवान थे। ठीक है, तो ये तो उनके सेक्शंस हुए। अब जैसे इसमें हमने पढ़ा कि स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, वो स्प्रेड कैसे हुआ। तो इन्हीं लोगों ने, जो इनके 2 सेक्शंस थे, इन्होंने ही पूरे इंडिया में तो स्प्रेड हो ही गया था तब तक कि अब ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया था। श्रीलंका, तिब्बत, म्यांमार, चाइना, जापान, इंडोनेशिया तक ये फैल गया था। कई इंडियन किंग्स ने भी इसे फॉलो किया, जैसे कि किंग अशोका, हर्षवर्धना ने भी फॉलो किया। बाहर के किंग्स ने भी बहुत ज़्यादा, बहुत लोगों ने इनको फॉलो करना शुरू किया। आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा ये और ज़्यादा आउट द वर्ल्ड फैल गया था, और जब वो थे उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये पूरी इंडिया में स्प्रेड हो। इस स्लाइड में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम करते हैं टॉपिक नंबर स्टार्ट। इस स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं बुद्धिस्ट आर्ट एंड लिटरेचर में पढ़ेंगे हम। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि रेजिडेंशियली बिल्डिंग्स और बुद्धिस्ट मॉन्क्स। जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स ज़्यादातर रहा करते थे उसे विहारास या मोनेस्ट्रीज कहते थे। इसी में हम लोग अगर बताना चाहते हैं इनका स्ट्रक्चर, तो वो एक, जैसे कि पहले के टाइम के जो विहारास होते थे वो वुड से बनते थे, फिर वो आगे जाके ब्रिक से बनने लगे। कुछ विहारास जो हैं वो एक केव्स के अंदर डग आउट होते हैं, हिल्स के अंदर डग करके केव्स बनाए जाते हैं, जो ज़्यादातर वेस्टर्न इंडिया में ज़्यादा देखे जाते हैं। सेकेंड आता है जो सेमी स्पेरिकल डोम लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते थे, वो रिमेनिंग्स कंटेन करते थे बुद्धा, गौतम बुद्धा और अलग अदर मॉन्क्स जो आए थे हमारे बुद्धिज्म में, वो उनको कहते हैं स्तूपास। और जो मेन स्तूपा हैं इंडिया के वो है अमरावती, भारभूत, बोध गया एंड सांची। हमने बोध गया पहले पढ़ा है, वो वहाँ पे वो ऐसी जगह है जहाँ पे गौतम बुद्धा को अपनी एनलाइटमेंट हुई थी, वो बिहार में है। और जो लार्ज रेक्टेंगुलर प्रेयरिंग हॉल्स होते थे, बुद्धिज्म के प्रेयरिंग हॉल्स जो होते थे वो बड़े होते थे और रेक्टेंगुलर होते थे, जिनकी सेमी सर्कुलर रूफ होती थी जिसका नाम था चैत्यास। और कई चैत्यास होते थे, उसमें से जो मेन है वो पाए जाते हैं सारनाथ, एलोरा और सांची में। अब बुद्धा, गौतम बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं वो कहीं तो स्टोर करी होंगी, वो 3 बुक्स के अंदर स्टोर हैं, जिनका उन तीनों के नाम का जो उन्होंने बनाया है एक बंडल सा, उसी के अंदर जैसे हमने पढ़ा था कि उपनिषदास के अंदर 200 और छोटी छोटी उनके पार्ट्स के बुक्स हैं, वैसे ही है एक इनका बुक का नाम है त्रिपिटिकास। पहली बुक जो उसका पार्ट है उसको कहते हैं विन्यापतिका, दूसरे का सुतापतिका, तीसरे का अभिधर्मापतिका। इसमें से मैं आपको विन्यापतिका अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसके अंदर ये माना जाता था कि इस बुक के अंदर जो वो होते थे, आत्मा होती थी एक आदमी की, द इंडिविजुअल सोल, वो आगे जाके ब्राह्मणा द यूनिवर्सल सोल के साथ डेथ के थ्रू पे एक हो जाते थे वो। और ये भी माना जाता था कि आफ्टर डेथ द आत्मा वो स्टिल प्रेजेंट, वो कहीं जाती नहीं थी, वो मरती नहीं थी, वो तभी वो ज्वाइन होती थी ब्राह्मणा के साथ। अब हम लोग एक और बुद्धिस्ट लिटरेचर है तो उसके बहुत इम्पॉर्टेंट एक कंट्रीब्यूशन है, वो है जटाका टेल्स। यही है इस स्लाइड में, हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।
हमने जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा था कि नए फिलोसफीज़ के जो ग्रोथ हो रही थी, उनके जो सोर्सेस थे, वो एक था जैन टेक्स्ट। सबसे पहले हम लोगों ने बुद्धिज़्म में भी उनके गुरु के बारे में जाना था। इसमें भी हम सबसे पहले 24th जो हमारे वो तीर्थंकरास थे उनके बारे में जानते हैं। लॉर्ड महावीरा, उनका नाम था वर्धमाना। उनका बर्थ हुआ था 599 BCE, थोड़े टाइम बाद जब गौतम बुद्धा का बर्थ है। बर्थ प्लेस थी खष्ट्रिया कुंड, वैशाली, आज के दिन में बिहार। तो दोनों के दोनों जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के गॉड जो वो थे, टीचर्स थे, वो दोनों के दोनों बिहार में पैदा हुए थे। नो सॉरी, वो तो नेपाल में पैदा हुए थे और महावीरा पैदा हुए थे बिहार में। उनके पेरेंट्स थे किंग सिद्धार्था एंड क्वीन त्रिशाला। उनका जो स्पाउस था वो थी यशोदा, और बच्चे थे उनके, वो थे प्रिया दर्शना, एक डॉटर थी उनकी। उनको कई टाइटल्स दे रखे थे, वो थे महावीरा, तीर्थंकरा, जिना। जब उनको अटेनिंग हुई केवाला जना की, तब वो 42 ईयर्स के थे। और उनकी जो आइडियोलॉजी थी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, जैनिज़्म। उनकी डेथ हुई 5 to 7 BC में। उनको मोक्षा अटेन हुआ 72 की एयर्स पे। ये था महावीरा के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक जिसमें होगा टीचिंग्स ऑफ महावीरा। दिस इज ऑल फॉर दिस स्लाइड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इस स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग्स ऑफ महावीरा। सबने पीछे पढ़ा लॉर्ड महावीरा थे लास्ट और 24th तीर्थंकरास, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल टीचर्स ऑफ द धर्मा ऑफ जैनिज़्म। जैनिज़्म के धर्मा के जो स्पिरिचुअल टीचर्स थे। और जो सबसे पहला तीर्थंकरा था वो था ऋषभदेवा। उनकी जो टीचिंग्स है वो उन्होंने कहा था कि 5 बेसिक वाउल्स लो और आप उसको करो फॉलो। नॉन वायलेंस, अहिंसा, कि किसी लिविंग बीइंग को आपको कोई हार्म नहीं देना। ट्रुथफुलनेस, सत्या, कि किसी को टू स्पीक द हार्मलेस ट्रुथ ओनली, जिससे कुछ हार्म ना हो, वही आपको ट्रुथ बोलना चाहिए। नॉन स्टीलिंग, अस्त्या, नॉट टू टेक एनीथिंग नॉट प्रॉपरली गिवन, जब आपको कोई कुछ चीज़ दी ना गई हो आपको वो ना लेना। और शास्त्रीत्रा, ब्रह्मचार्य, not to indulge in sensual pleasure. And last is non-possess, non-attachment, apargraha, complete detachment from people, places and material things. कि complete detachment आपको नहीं लेनी चाहिए अपने people से, place से, या किसी material, एक छोटे से material से। इसी स्लाइड में हम लोगों ने इतना ही जाना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे स्प्रेड ऑफ जैनिज़्म। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इस स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं स्प्रेडिंग ऑफ जैनिज़्म। तो महावीरा की डेथ के बाद ये वाला जो रिलीजन है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे हमने बुद्धिज़्म में भी पढ़ा था कि गौतम बुद्ध की डेथ के बाद ये वाला जो रिलीजन था बुद्धिज़्म, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। इधर भी यही होता है। उन दोनों पार्ट्स के नाम हैं दिगंबराज और श्वेतांबराज। जैनिज़्म जो है वो इंडिया के पार्ट्स में डिफरेंट स्प्रेड हो गया। राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका और नेपाल में भी वो स्प्रेड होने लगा था। तो मतलब वो इंडिया के अंदर पूरे इंडिया में स्प्रेड हो रहा था और वो नेपाल में भी स्प्रेड होना शुरू हो गया था। किंग बिंदुसारा, अजातशत्रुरा एंड चंद्रगुप्त मौर्य ज्वाइन किया था जैनिज़्म, जो कि इंडियन किंग्स थे। बहुत सारे इंडियन किंग्स ने बहुत ज्वाइन किया था बुद्धिज़्म, जैनिज़्म को। इसी स्लाइड में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम जानेंगे कि नेक्स्ट हम लोग स्प्रेडिंग ऑफ जैनिज़्म में और क्या जान सकते हैं।
इस स्लाइड में हम डिस्कस कर रहे हैं जो सेम टॉपिक हम पिछली बार पढ़ रहे थे। तो द वर्ड, एक कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कन्नड़, जहाँ पे एक पॉन्ड है कोला जिसका नाम है द वाइट पॉन्ड ऑफ सरवना। इस वर्ड से ही और इस पॉन्ड से ओरिजिनेट किया गया है एक प्लेस जिसका नाम रखा गया है शरवना बेलागोला। ये सरवना बेलागोला एक जगह है जहाँ पर 18 मीटर हाई एक स्टैचू है लॉर्ड गोमेतश्वर, जो जैनिज्म की ग्रेट गुरु में से एक हैं। इस जो स्टैचू है ये, इसको कंसीडर किया जाता है दुनिया का सबसे टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग मोनोलिथिकल स्टैचूज। इस टाइम के जो टेम्पल्स हैं ना, वो है दिलवारा टेम्पल एट माउंट अबू राजस्थान, जिसको ड्रीम मार्बल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसके जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो ज़्यादातर मार्बल से बने हुए हैं। और आदिनाथ टेम्पल इन रानकपुर। जो महावीरा की टीचिंग्स हैं वो ज़्यादातर ओरली ट्रांसमिट की जाती थी एज टू एज, जनरेशन टू जनरेशन। फिर एक जगह जाके वो लिखी गई जिसका नाम है वल्लभी। आज के दिन में वो है भावनगर गुजरात में। जो लिटरेचर है जैनिज्म रिलीजन का वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पुरवनास एंड अंगाज। जो पुरवनास हैं, जो तीर्थंकराज थे, महावीरा के पहले के जितने भी तीर्थंकराज थे उनकी टीचिंग्स को पुरवास कहते थे। अभी तक उसके 14 पुरवनास हैं जो याद किए गए थे और जनरेशन टू जनरेशन पास किए गए, फिर वो एक जगह आकर वो बुक में लिखे गए। जैन लिटरेचर को हम जैन अगमास भी बोलते हैं। दे आर कैनोनिकल टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म, मतलब जो रिलीजियस टेक्स्ट है जैनिज्म का वो कंटेन करते हैं बेस्ड ऑफ महावीरास टीचिंग, और अभी तक उसके 46 टेक्स्ट हैं। इस स्लाइड में इतना ही, नेक्स्ट स्लाइड में कंटिन्यू करते हैं। इस स्लाइड में हम डिस्कस कर रहे हैं बुद्धिज़्म और जैनिज्म की सिमिलैरिटीज़। तो बुद्धिस्ट और जैनिज्म जो मॉन्क्स थे दोनों, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपने प्रिंसिपल्स को स्प्रेड करते हुए, और उनको बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी थी जैसे कि हार्श वेदर। तो जब तक उनके परमानेंट शेल्टर्स थे, जब बने गए तो दोनों ने उनका नाम विहारास ही रखा गया। और हमने पहले भी पढ़ा होगा कि विहारास जो थे, बुद्धिस्ट और जैनिज्म मॉन्क्स दोनों वहाँ पे रहते थे यूनिटी में, इसीलिए वो ज़्यादातर बनाए जाते थे। और बोथ रिलीजन्स को लगता था कि आपको अगर एनलाइटमेंट अटेन करनी है तो आपको घर छोड़ना आपको रिक्वायर्ड है, आप वर्ल्ड को जानो तब आपको एनलाइटमेंट होगी। बोथ रिलीजन्स में ये माना जाता था। और एक और बात कि बोथ रिलीजन्स, दोनों रिलीजन्स में मेन और वुमेन्स जो हैं वो संघास में रह सकते थे, पर उनकी अलग अलग ब्रांचेस होती थी। चिल्ड्रन को अपनी परमिशन लेनी पड़ती है अपने पेरेंट्स से, सर्वेंट्स को मास्टर से संघा ज्वाइन करने से पहले। बोथ रिलीजन्स में मेन और वुमेन जो संघास को ज्वाइन करते थे उनको भिखाहुस कहते थे। इस स्लाइड में हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड हम डिस्कस करते हैं। इस स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस टाइम पीरियड में जो अभी सब हो रहा था बुद्धिज़्म जैनिज्म वाला, तो उसी टाइम पीरियड के अंदर एक और जगह पे क्या चल रहा था। इस टॉपिक में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ज़ोरास्टर। तो जो पारसी रिलीजन था पहले के टाइम में, ज़ोरास्ट्रिज्म कहते थे उसको, पारसी रिलीजन को। ज़ोरास्टर एक इरानियन पोफेट था उस टाइम पर। उनकी जो रिलीजियस बुक थी, जिस अवस्था जिसके अंदर ज़ोरास्टर की टीचिंग्स हैं, वो थी अवस्था। और जो डिस्क्रिप्शन है अवस्था में, वो वेदास से बहुत सिमिलर है। ज़ोरास्टर की बुक्स में लिखा गया है कि वो मानते थे कि एक बंदा पीस और ट्राइक्वानिटी बना सकता है बाय द मीन्स ऑफ स्ट्रेंथ, रूल ऑफ ट्रूथ एंड गुड थिंकिंग। इस स्लाइड में हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड में हम मेन वर्ड्स पढ़ने वाले हैं जो इस टॉपिक के आए भी हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड भी हैं। सबसे पहला वर्ड है स्लॉटर, किलिंग इन अ क्रूल वे। इसका मतलब हुआ कि एक बुरी तरीके से किसी चीज़ को मारना। एगारियन, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन।
एक एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी और कल्टीवेशन से रिलेटेड जो भी काम होता है उसे अगारिएशन कहते हैं। एनलाइटमेंट, ग्रेटर एंड एब्सोल्यूट नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स, ज़्यादा और एकदम कंप्लीट नॉलेज ले लेना पूरे यूनिवर्स की। जिना, एक ऐसा पर्सन जिसको अटेन हो गई है सुप्रीम नॉलेज और वो सीख गया कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। इस स्लाइड में हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एंड विद द लास्ट स्लाइड वी फिनिश विद द टॉपिक। Please subscribe to Systematic Concepts channel and press the bell icon to get the notification of my video regularly. Thank you.